हेलो फ्रेंड्स, बफर सॉल्यूशन के थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा था ऐसे सॉल्यूशंस की जो डाइल्यूट करने पर या लंबे टाइम तक रखा रहने पर या स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने पर पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। जहां तक हो सके पीएच में कोई चेंज नहीं होने देते, ऐसे सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल बफर, एक को बोलते हैं मिक्स बफर। Simple buffers are the solution of single chemical, whereas mixed buffers are the mixtures of two chemicals. Simple buffer में फिर दो टाइप आए थे, एक तो ऐसे salts जो वीक एसिड और वीक बेस के मिक्सिंग से बनते हैं, और सेकंड ऐसे सॉल्ट जिनका एनायन पार्ट एम्फीप्रोटिक स्पीशीज होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी में मैंने आपको एग्जांपल दिए थे अमोनियम एसिटेट, अमोनियम साइनाइड वगैरह। इनकी पीएच का फॉर्मूला 7 + ½ pKa - ½ pKb से दिया जाता है। जबकि ऐसे सॉल्ट्स जिनमें एम्फीप्रोटिक एनायन होता है, ऐसा एनायन जो प्रोटॉन लेने और देने दोनों की टेंडेंसी रखता है, उसको हम एम्फीप्रोटिक एनायन कहते हैं। जैसे NaHCO3, इसमें जो नेगेटिव पार्ट है एनायन है HCO3 नेगेटिव, वो चाहे तो H+ एक्सेप्ट करके H2CO3 बना ले या प्रोटॉन को रिलीज करके CO3 - 2 भी बना सकता है। तो ऐसे सोल्ट भी बफर का काम करते हैं और इनके बफर की पीएच का फॉर्मूला pK1 + pK2/2। अगर फर्स्ट एम्फीप्रोटिक है तो, और अगर सेकंड एम्फीप्रोटिक है तो pH = pK2 + pK3/2 इस फॉर्मूले से दिया जाता है। जहां तक सिंपल बफर के बाद मिक्स बफर का सवाल है, ये फिर दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम एसिडिक बफर, एक को बोलते हैं हम बेसिक बफर। एसिडिक बफर वो बफर हैं जिनमें एक मेंबर वीक एसिड और सेकंड मेंबर इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट होता है। जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस CH3COONA सोडियम एसिटेट। तो इन दो केमिकल्स के मिक्सचर को हम बोलते हैं एसिडिक बफर। इनकी जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो pH = pKa + log salt/acid से दिया जाता है। जो सेकंड मिक्स बफर की कैटेगरी है उसमें आते हैं बेसिक बफर, जिसमें एक मेंबर है वीक बेस और सेकंड मेंबर इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट होता है। तो उस केस में जो pOH कैलकुलेशन की जाती है दैट इज इक्वल टू pKb + log of salt/base। तो अगर मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बताऊं बफर सॉल्यूशन के बारे में, तो टोटल 4 बफर ही आपके सामने बार बार आते हैं, लेकिन बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स जब हमारे सामने आते हैं तो हम उसको उतना करेक्टली पिक नहीं कर पाते कि ये रियल में बफर सॉल्यूशन है क्या, और दूसरा अगर बफर है तो कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा। सिंपल क्वेश्चन तो एनसीईआरटी लेवल के आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोरोली सुनेंगे मेरे वीडियो को आज, तो आप न्यूमेरिकल देखते ही उसमें बफर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा के आप उसकी पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए, पिछले वीडियो में मैंने आपको मिक्स बफर की डेरिवेशंस के बारे में बताया था। पहले मैं आपको सिंपल बफर के पीएच फॉर्मूलों की डेरिवेशंस के बारे में बताऊंगा और साथ ही इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप थंब इंप्रेशन से आप इसको मुझे एक्नॉलेज कर सकते हैं। आप चाहें तो जल्दी से इस थंब इंप्रेशन को दे दीजिए चलते वीडियो में ही, ताकि आपका काम पूरा हो जाए। मैं बात करने वाला हूं सिंपल बफर के बारे में। जहां तक सिंपल बफर का सवाल है, पहले मैं उन सोर्स की बात करता हूं जिनके अंदर एम्फीप्रोटिक एनायन प्रेजेंट होते हैं। इनकी पीएच का फॉर्मूला क्या है और वो किस तरह से आता है, इसकी हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। सपोज मेरे पास एक ऐसा सोल्ट है, मैं बात कर रहा हूं एम्फीप्रोटिक एनायन वाले सोल्ट की, मैं बात कर रहा हूं एम्फीप्रोटिक एनायन कंटेनिंग सोल्ट की। ऐसा एनायन जो प्रोटॉन लेने और देने दोनों की कैपेसिटी रखता है, उसको हम एम्फीप्रोटिक एनायन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर Ha-। अब Ha- को अगर मैं वाटर से इंटरेक्ट करवाऊं तो ये H लेकर वीक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा और OH नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया यहां पर, इसको हाइड्रोलाइज किया। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ये वीक एसिड का काम करे और प्रोटॉन डोनेट करके A-2 आयन रिलीज कर दे। यहां पर ये किसका काम कर रहा है बेटे, यहां पर ये एसिड का काम कर रहा है, और यहां पर ऊपर ये किसकी तरह काम कर रहा है, सोल्ट की तरह का काम कर रहा है। तो यहां जो कांस्टेंट लिखा जाता है वो सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट लिखा जाता है, और यहां जो कांस्टेंट लिखा जाता है या Ka2 लिखा जाता है। पहले स्टेप में तो H2A ने क्या दिया होगा, Ha-, और Ha- अब अगले स्टेप में एक और प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो उसका कांस्टेंट कौन सा लिया जाएगा, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज Ka2।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं के एच का, तो मैं जानता हूं, मैंने पहले भी सीखा हुआ है, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए। जहां तक डाइप्रोटिक एसिड के के का सवाल है, आपको देखना होता है कि यहां जो एसिड बन रहा है वो कौन से वाला है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एसिड ही बन रहा है H2A, तो यहां पर Ka1 ही आएगा। अगर बाय चांस यहां पे Ha-1 बन रहा होता तो उस केस में यहां पे क्या आता, Ka2 आता। तो मैंने लिख दिया Ka1। और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के थ्रू, तो बेटा H2A OH नेगेटिव अपॉन Ha नेगेटिव, ये इसका एक्सप्रेशन आ गया, इसको नंबर 1 दे रहा हूं। जहां तक Ka2 का सवाल है, Ka2 का सवाल है, आप लोग जानते ही हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी तो A-2 अपॉन Ha-। तो ये मेरे दो एक्सप्रेशंस आ गए। आप जानते हैं कि ये सब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होते हैं, यानी कि सब एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यानी कि जो भी कंसंट्रेशन ली जाती है, कभी भी आपको एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम एक कंटेनर में दे रखे होंगे, तो जो भी कंसंट्रेशन होगी वो सभी इक्विलिब्रियम के कारण रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ही ली जाती हमेशा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूं कि H+ यहां ले रहा हूं सेकंड इक्विलिब्रियम में, तो फर्स्ट में भी उतना ही H पॉजिटिव काम में आएगा जितना सेकंड में आएगा। देयर इज नो डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन एज फार एज ऑल इक्विलिब्रियम आर गोइंग टू एस्टैब्लिश्ड इन अ सिंगल कंटेनर। अगर मैं यहां से Ha नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालता हूं, तो मेरे को एक बात बताइए, क्या वही Ha की कंसंट्रेशन होगी जो यहां पे आएगी? बिल्कुल, मैंने भी बोला साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में किसी एक स्पीशीज की कंसंट्रेशन किसी भी इक्विलिब्रियम में होगी तो सेम पुट की जाती है। तो Ha- कैसे आएगा यहां पर, ये इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2A मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव अपॉन KW, तो नीचे आ जाएगा, और Ka1 ऊपर चला जाएगा। इसको मैं नंबर 3 दे देता हूं। और जहां तक OH नेगेटिव का सवाल है, मुझे पता है कि OH नेगेटिव को मैं कैसे लिख सकता हूं, KW अपॉन H पॉजिटिव भी लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने KW से KW को कैंसिल भी मैं कर सकता हूं, यहां से मैं KW को KW से कैंसिल भी कर सकता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। अगर यहां से मैं Ha नेगेटिव निकालता हूं इक्वेशन नंबर 2 से, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा H पॉजिटिव A-2 अपॉन Ka2 के बराबर होगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला, ये वाला Ha नेगेटिव की कंसंट्रेशन फर्स्ट इक्विलिब्रियम के थ्रू जो आई है और ये जो सेकंड इक्विलिब्रियम के थ्रू आई है, दोनों है तो एक ही। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा। यहां से इसको रब कर देता हूं, और जैसे ही मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जैसे ही मैं फोर्थ एंड फिफ्थ को इक्वेट करता हूं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है H2A Ka1 डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव इज इक्वल टू H पॉजिटिव A-2 अपॉन Ka2। ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है। तो अगर मैं H पॉजिटिव को एक तरफ कर दूं, हाँ एक चीज और छोटे से, क्योंकि H2A और A-2, H2A किसके थ्रू बना है, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू बना है, जिसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हम क्या मानते हैं, 1 के कंपैरेटिवली बहुत छोटी मानते हैं ना, तभी तो 1 - H को क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 लिखते हैं। ऐसे ही अल्फा, क्योंकि बहुत वीक एसिड है तो इसका अल्फा भी हम क्या मानते हैं, बहुत कम है 1 से। यानी कि हम ये मानते हैं कि दोनों की दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम एक्सटेंट से जा रही, भाई स्मॉल h की वैल्यू भी कम है और अल्फा की वैल्यू भी कम है, यानी कि दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ज्यादा एक्सटेंट में नहीं जा रही। यानी कि ये दोनों की दोनों स्पीशीज की कंसंट्रेशन, चाहे इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं चाहे इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, एक्सट्रीमली लो है। और एक्सट्रीमली लो होने के साथ साथ कंपेरेबल भी है, इनकी वैल्यू दोनों की बहुत कम है। और इतनी कम वैल्यूज को मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में क्या कर सकता हूं बच्चों, कैंसिल कर सकता हूं। H2A इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू A-2, दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने क्या किया, H+ को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटे H+ का स्क्वायर, और ये आ जाएगा Ka1 इंटू Ka2। और अगर मैं H+ निकालता हूं यहां से, तो मेरे पास जो डेरिवेशन आ गई है वो है Ka1 इंटू Ka2, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। इस इक्वेशन को मैं 6 नंबर दे रहा हूं। आपको अच्छे से पता है, अगर मैं माइनस लॉग लूंगा तो ये बन जाएगा PH, ये बन जाएगा pKa प्लस pK2
अपॉन 2। इस तरह से ऐसे सोल्ट्स जिनके अंदर एम्फीप्रोटिक एनायन प्रेजेंट होता है उनकी पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। और बफर सॉल्यूशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो पीएच होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो ये बफर का काम कर सकता है। मैथमेटिकली भी मैंने आपको बता दिया और मैं आपको लॉजिकली भी बता देता हूं। देखिए बच्चों, बफर सॉल्यूशन क्या है आपको मैंने पिछले वीडियो में एकदम क्लियर किया। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें ऊपर से ऐड होने वाले H पॉजिटिव को या ऊपर से या बाहर से ऐड होने वाले OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने की पावर होती है, टेंडेंसी होती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई एम्फीप्रोटिक एनायन है, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि ऊपर से आने वाले OH नेगेटिव को ये कैसे नलिफाई करेगा? अपने H को देके वाटर बना के, और ऊपर से आने वाले H पॉजिटिव को कैसे नलिफाई करेगा? उसको एक्सेप्ट करके। यानी कि इसके अंदर H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी है, OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी है, या यूं को H प्लस को देने की टेंडेंसी भी है। इसलिए ये जो स्पीशीज हैं ये बफर का काम कर सकती हैं। थ्योरेटिकली भी आपको आना चाहिए। भाई HA माइनस है, सपोज H प्लस आएगा तो ये क्या बन जाएगा? H2A बन जाएगा। और अगर OH नेगेटिव आएगा तो ये अपना H देकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये आने वाले H प्लस को भी और OH नेगेटिव आयन को दोनों को ही नलिफाई कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसलिए ये जो एनायंस होते हैं ये बफर का काम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई इनके फॉर्मूला की। अब अगर मैं बात करूं ऐसे सोल्ट्स की जिनमें एसिड और बेस वाला कंटेंट दोनों वीक होता है। मैंने आपको कहा था सिंपल बफर के 2 एग्जांपल हैं, तो कौन से सोल्ट हैं? सेकंड एग्जांपल में सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब आप कहोगे सर ये कैसे बफर का काम करता है? जैसे मान लीजिए इस सोल्ट की बात करता हूं, मैंने सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में सारे फॉर्मूले डराइव किए हुए हैं। वैसे आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो मैं फिलहाल केवल डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं और फॉर्मूला लिख रहा हूं। जब भी ऐसे सोल्ट्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वीक एसिड और वीक बेस की फॉर्मेशन हो जाती है, और इन दोनों की अमाउंट भी इक्वल मोल्स में बनेगी। यानी इनका जो सॉल्यूशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल ही होता है। यानी कि इनकी जो पीएच होती है वो नियर टू 7 होती है बेटे। 7 से थोड़ी सी कम हो सकती है या 7 से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। और वहां मैंने इनकी पीएच का फॉर्मूला डिराइव किया था 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb से। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। साफ सी बात है, अगर pKa बड़ा होगा pKb से तो एक चीज तो कंफर्म होगी, K छोटा होगा Kb से, क्योंकि आपको पता है pK इज माइनस लॉग ऑफ K होता है। तो K की वैल्यू ज्यादा आएगी तो pK कम हो जाएगा। तो pK और K एक दूसरे के उल्टे होते हैं। pKa और Ka एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और मुझे अच्छे से पता है Ka एसिडिक नेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि pKa एसिडिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जिस एसिड का pK ज्यादा है यानी कि उसका Kb की कंपैरेटिवली क्या है, मतलब उसी के नेक्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं, उसके Kb की कंपैरेटिवली क्या है? कम है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस केस में अगर ये बड़ा आएगा इससे तो pH की वैल्यू मोर देन 7 आएगी, और अगर pKa इज लेसर देन pKb तो इसको मैं कैसे इंडिकेट करूं कि इसका एसिडिक पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेसिक पार्ट की कंपैरेटिवली। इन दैट केस ऐसे सॉल्यूशन की जो pH आती है वो लेस देन 7 आती है। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता सकता हूं अप्रोक्सीमेटली कि इनकी जो pH होती है वो 6.5 से 7.5 के बीच में लाई करती है। यानी इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल होते हैं। तो ये सेकंड है जो बफर का काम कर सकता है। अब मैथमेटिकली देखते हैं, क्या इसके पीएच के फॉर्मूले में भी कोई कंसंट्रेशन टर्म आ रही है क्या? नहीं। यानी कि इसकी पीएच भी क्या है? कांस्टेंट है। और जिसकी पीएच कांस्टेंट होती है और उसमें सी टर्म नहीं आती कंसंट्रेशन वाली, तो हम कह सकते हैं कि बफर का काम करता है। और लॉजिकली भी मैं इसको आपको समझा सकता हूं कि क्योंकि ये जो सोल्ट आपको दिख रहा है अमोनियम एसीटेट, याद कीजिए जो एसीटेट आयन है वो H प्लस को लेने का काम करेगा, और जो NH प्लस आयन है वो किसका काम करेगा? OH नेगेटिव आयन को लेने का काम करेगा। यानी कि इस बफर में भी H प्लस को और OH नेगेटिव आयन को नलिफाई या न्यूट्रलाइज करने की पावर है, टेंडेंसी है। इसलिए ये सॉल्यूशन भी बफर का काम कर सकता है। बफर की थ्योरी को अगर मैं बिल्कुल फिलोसॉफिकल तरीके से आपको बताऊं,
जितना मैंने स्टडी किया बफर को, तो बफर सॉल्यूशन में ऐसी दो स्पीशीज जरूर होती हैं जो एक तो H प्लस को लेने के लिए और एक OH नेगेटिव आयंस को लेने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। आपने नोटिस किया होगा। मैं सारे एग्जांपल अगर बताऊं, इसके अंदर H को लेने वाली स्पीशीज कौन सी है? एसीटेट आयन। और OH को लेने वाली कौन सी? अमोनियम आयन। सेकंड, अभी मैंने आपको एम्फीप्रोटिक बताई थी। एम्फीप्रोटिक का जो एनायन था वो H को भी ले सकता है, वो खुद ही OH को भी ले सकता है। तो वहां दो स्पीशीज का काम एक ही स्पीशीज कर रही है। आ जाइए एसिडिक बफर में। एसिडिक बफर में मिक्सचर लिया था दो केमिकल्स का। याद करिए उसमें डोमिनेटिंग स्पीशीज कौन कौन सी बताई थी, देखते हैं अगर आपको याद है तो। एक एसिटिक एसिड और एक एसीटेट आयन। तो उसमें जो एसिटिक एसिड था वो OH नेगेटिव को लेने के लिए स्पेशलाइज था, और एसीटेट आयन जो था वो H प्लस को लेने के लिए स्पेशलाइज था। काम चल गया अपना। बेसिक बफर में आइए। बेसिक बफर किसका मिक्सचर था? NH4OH एंड NH4 पॉजिटिव का। डोमिनेटिंग स्पीशीज की बात कर रहा हूं। तो NH4OH किसके लिए स्पेशलाइज था? H प्लस को लेने के लिए। और NH4 पॉजिटिव किसके लिए स्पेशलाइज था? OH नेगेटिव आयन को लेने के लिए। तो आपने सारे बफर के अंदर देखा कि इस बफर में ऐसी दो स्पीशीज होती हैं जिनमें से एक तो H प्लस को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है और एक ऊपर से आने वाले OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। और अगर ये दोनों स्पीशीज प्रेजेंट रहेंगी तो उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर से H प्लस या OH नेगेटिव डालेंगे तो वो सॉल्यूशन में फ्री स्टेट में आ ही नहीं पाएंगे बच्चों, उससे पहले ही उसको उड़ा के ले जाएंगे। एक स्पीशीज H प्लस को उड़ाने के लिए स्पेशलाइज्ड है और दूसरी स्पीशीज OH नेगेटिव आयंस को उड़ाने के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि बफर सॉल्यूशन के अंदर एक बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है जो H और OH दोनों को न्यूट्रलाइज कर सकती है, इसलिए इसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होता। ये तो बात होगी चारों की थ्योरीज की। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं, आप देखेंगे कि कितने जबरदस्त टाइप के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर बनते हैं। अगर मैं बात करता हूं किसी पॉलीप्रोटिक एसिड की, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं वो एक से ज्यादा टाइप के बफर बना सकते हैं। किस बेस पे बोला था? आइए कि एग्जांपल से, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से मैं अपनी बात क्लियर करता हूं। मान लीजिए मेरे पास है फॉस्फोरिक एसिड जिसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3 होती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं NaOH से, शॉर्ट में लिख देता हूं OH नेगेटिव से, तो वाटर निकलेगा और एक H प्लस रिलीज होने के कारण अब ये बन जाएगा इस तरह के आयन, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं एक मोल और OH नेगेटिव भेजूं इसके अंदर तो एक और H प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा HPO4 और चार्ज कितना हो जाएगा? -2। और लास्ट अगर मैं एक और OH नेगेटिव इसमें भेजूं तो ये अपना लास्ट H प्लस पे रिलीज कर देगा और जो स्पीशीज बनेगी बेटा वो बनेगी फॉस्फेट आयन। यानी कि जब भी मैं फॉस्फोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता हूं तो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोटॉन जाता है पहले, फिर दूसरा प्रोटॉन जाता है, फिर तीसरा प्रोटॉन जाता है। टोटल स्पीशीज आपको दिख रही है इसके अंदर कितनी? 4। इन 4 में से पहली और चौथी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन दे तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता, जबकि ये फॉस्फेट आयन प्रोटॉन दे नहीं सकता, प्रोटॉन ले सकता है। यानी कि आपको इस रिप्रेजेंटेशन में केवल 2 ही स्पीशीज ऐसी दिख रही हैं जो एम्फीप्रोटिक का काम कर सकती है। इसको बोलते हैं बेटे एम्फीप्रोटिक 1 और इसको क्या बोला जाता है? एम्फीप्रोटिक 2। इसके इधर भी और इसके इधर भी प्रोटॉन के एक्सचेंज से बनने वाली स्पीशीज हैं। अगर ये प्रोटॉन ले लेगी तो ये बन जाएगी, प्रोटॉन दे देगी तो ये बन जाएगी। ऐसे ये स्पीशीज भी प्रोटॉन ले भी सकती है, प्रोटॉन दे भी सकती है। तो जब भी आपको किसी एसिड के अंदर कितनी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बनेगी इसका पता लगाना हो तो आप फॉर्मूला लगा देना बेसिसिटी -1। जैसे अगर मेरे से कोई पूछेगा कितना नंबर एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का बनता है तो मैं कहूंगा कि बेसिसिटी से 1 कम। अगर इस एसिड की बेसिसिटी 3 थी तो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज कितनी बनी है बेटे? 2 एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बनेगी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। आपको ये भी अच्छे से पता है कि एसिड और उसके कॉन्जुगेटेड बेस के मिक्सचर को बफर कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूंगा इसमें टोटल बफर कितने बनेंगे, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या? नंबर ऑफ बफर सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्सिमम बेसिसिटी या नंबर ऑफ मैक्सिमम रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसमें बफर सॉल्यूशन कितने बनेंगे, किसके बराबर? बेसिसिटी के बराबर। और आपको पता है इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3 है। तो मुझे ये पता लग गया कि जब भी इस एसिड का सक्सेसिव न्यूट्रलाइजेशन करवाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रलाइजेशन करवाया जाएगा, तो क्या क्या होगा? इसमें टोटल 3 टाइप के तो बफर बनेंगे।
और 2 क्या बनेंगी, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बनेगी। आइए देखते हैं कौन कौन से 3 बफर इसमें बनते। अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा था, बफर सॉल्यूशन मिक्स बफर में, एसिडिक बफर में क्या बोला था, एक तो एसिड रहेगा और एक उसका कॉन्जुगेटेड बेस रहेगा, बस इससे अपना काम चल जाएगा। बच्चों अगर मैं एसिड की बात करूं तो क्या इसका और इसका मिक्सचर पहला बफर होगा कि नहीं होगा, देख लो अच्छी तरह से, ये एसिड है और इसमें से एक प्रोटॉन रिलीज होकर ये बना है। इसी तरह से क्या इन दोनों का मिक्सचर भी बफर का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसको आप एसिड मान लो क्योंकि प्रोटॉन देने वाला है और प्रोटॉन निकलने के बाद जो स्पीशीज बनी कॉन्जुगेटेड बेस, तो इन दोनों का मिक्सचर भी किसका काम कर सकता है, बफर का काम कर सकता है। ऐसे ही इन दोनों का मिक्सचर भी बफर का काम कर सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको एसिड की तरह डील करता हूं तो ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस हुआ। यानी कि अगर आपको फास्फोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करवाना हो तो कौन कौन से 3 बफर सॉल्यूशन आपके सामने आ सकते हैं, मैं इंडिविजुअली लिख रहा हूं। पहला बफर आएगा H3PO4/H2PO4-1, दूसरा बफर आएगा H2PO4-1/HPO4-2 और थर्ड बफर आएगा HPO4-2/PO4-3। इस तरह से जब भी फास्फोरिक एसिड का कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें वो उसकी NaOH से रिएक्शन करवा रहा हो, तो आप बहुत ध्यान से इन न्यूमेरिकल्स को करेंगे, क्योंकि हर स्टेप में इनके जो बनने वाले स्पीशीज है उनके कॉम्बिनेशन के थ्रू अलग अलग फॉर्मूले में लगाने पड़ेंगे। एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। आपने मान लीजिए फ्लास्क में लिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड और आप ऊपर से बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हो, NaOH। तो आपको अगर मैं ये बताऊं कि टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशंस बनेंगे, बेटा टोटल 7 टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं। इसलिए स्टूडेंट से आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल नहीं होते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस से हमें पढ़ना पड़ता है। मैं फॉर्मूले रटा के आपको आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा सकता। मेरे को आपको अगर पीएच कैलकुलेशन सिखानी है तो मुझे बिल्कुल बेसिक से आपको बताना पड़ेगा। मैंने बोला कि जब भी फास्फोरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होता है तो टोटल कितनी स्पीशीज बनती हैं, 7 स्पीशीज बन सकती हैं, और इन 7 स्पीशीज के केस में पीएच भी 7 टाइप से निकाले जाती है। तो जरा हम देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है केस कि टोटल कितने टाइप के केस बनते हैं कि जब मैं फास्फोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करवाता हूं। बच्चों जब तक मैंने इसके अंदर NaOH डाला ही नहीं तब तक ये कैसे बिहेव करेगा, एक वीक पॉली बेसिक एसिड की तरह ट्रीट करेगा। और आपको पता है कि उस केस में मैंने आपको पीएच का फॉर्मूला बता रखा है, उस केस में पीएच होती है √Ka1 C। भले ही आपको इसके 3 कांस्टेंट देगा, Ka1 भी देगा, Ka1 की वैल्यू होती है इसकी लगभग 7.1 × 10⁻³ ये आपको इसका Ka2 भी देगा, इसकी वैल्यू होती है 6.3 × 10⁻8। ये आपको इसका Ka3 भी देगा, इसकी वैल्यू होती है 4.2 × 10⁻13। पर मेरी बात आप याद रख लेना कि सर ने बताया था कि जब भी आपको किसी भी कंसंट्रेशन का H3PO4 दे दे और आपसे पीएच पूछे तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में हम केवल K1 को यूज करते हैं, बाकी सबका आयनाइजेशन इतना कम होता है कि हम उसको काउंट ही नहीं करते। तो पहला सॉल्यूशन कौन सा बना इसका, खाली जब एसिड ही था, ऊपर से NaOH आपने डाला ही नहीं, देयर इज नो NaOH। अब आप जैसे स्टेप बाय स्टेप NaOH डालना शुरू करते हो तो सबसे पहले अगर आपने NaOH डाला, मैं उसको OH नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या बनाएगा बेटे, ये बनाएगा ये वाला मिक्सचर। अब मुझे बताइए, मान लीजिए इसके मोल से Na और इसके मोल से Nb, जब तक Na Nb से ज्यादा रहेगा, ध्यान से सुन लेना भैया, जब तक एसिड के मोल्स बेस के एडिड मोल से ज्यादा रहेंगे ये बफर का काम करेगा। और कौन सा बफर, फर्स्ट बफर। आप कहोगे कैसे कह रहे हो सर, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए इसके 10 मिलीमोल्स है और इसके 5 मिलीमोल्स है, क्या 5 को न्यूट्रलाइज करेगा, यस, तो ये खत्म हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा और सोल्ट के भी कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। जरा इस मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना, क्या है ये मिक्सचर, आप कहोगे फर्स्ट बफर। इसलिए मैंने आपको बफर सॉल्यूशन अलग से लिख के दिए थे। पहला बफर कौन सा था बेटा, एसिड H3PO4 और सेकंड आयन था H2PO4 नेगेटिव जो कि इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। तो क्या मैं पीएच एट सेकंड केस लगा सकता हूं बफर सॉल्यूशन की पीएच pKa1 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट किसको मानना बेटा, H2PO4 - 1 को मानना, और एसिड किसको मानना है, H3PO4 को मानना है। तो बोलिए
क्या फर्स्ट बफर की पीएच में पीके 1 नहीं आएगा क्या? जब भी आप बफर का फॉर्मूला लगाएं ये किसका पीके आता है? जो एसिड नीचे प्रेजेंट होता है बस। अगर मैं बात करूं और आगे चलूं, अगर कहूं थर्ड केस में अगर ये दोनों बराबर हो जाते, आप लोग जानते हैं ये भी 10 होता ये भी 10 होता, तो ये 10 इस 10 को न्यूट्रलाइज कर देता उस केस में। मैं लिख देता हूं, अगर ये दोनों ही 10 होते तो ये एक दूसरे को फुल्ली न्यूट्रलाइज कर देते, तो उस केस में ये खत्म हो जाता, ये खत्म हो जाता। ऑलमोस्ट ये रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल होती है बेटे, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो क्या होता, बस केवल एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बनती, ना तो ये बचता ना ये बचता, फुल्ली न्यूट्रलाइज करता तो क्या बनती बेटे? एम्फीप्रोटिक। कौन सी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है? फर्स्ट वाली। क्या ये प्रोटॉन को ले सकता है? हाँ, H3PO4 बन जाएगा। क्या ये प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है? हाँ, HPO4-2 बन जाएगा। तो फिर अब मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एम्फीप्रोटिक 1 वाला, और आपको थर्ड केस की पीएच का फॉर्मूला पता है, PK1 + PK2/2। इस तरह से मैं बड़े आराम से इसकी पीएच कैलकुलेट कर सकता हूं, बड़े आराम से इसकी पीएच कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये इसका थर्ड केस है। और आगे चलें, अगर ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? आइए चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं फोर्थ केस की, अगर मैं बात करता हूं फोर्थ केस की, अब ये तो एसिड खत्म हो चुका है। अब अगर आप कंटिन्यू OH नेगेटिव और डालते रहोगे तो क्या होगा? अब ये जो स्पीशीज है ये OH नेगेटिव से इंटरेक्ट करके बनाएगी HPO4-2 प्लस वाटर। ये एसिड का काम कर रहा है, अब ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एम्फीप्रोटिक के बाद में वापस बफर बनने स्टार्ट हो गए? इसको ले लीजिए 10, इसको 5, ये बचेगा नहीं। ये लो भाई, आपका क्या बन गया? आपका सेकंड बफर तैयार है। और सेकंड बफर यानी कि मेरा चौथा केस क्या बनेगा? PKA, कौन से वाला? 2 वाला, प्लस लॉग ऑफ, इस बार साल्ट का काम कौन कर रहा है? HPO4-2 कर रहा है, क्योंकि इसका एक कॉन्जुगेटेड बेस है। और एसिड का काम कौन कर रहा है? ये। इस तरह से याद रखिएगा, सेकंड वाला एसिड आएगा तो Ka2 लिखा है मैंने। ऐसे ही पांचवा केस, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो केवल आपके पास क्या बचेगा? केवल आपके पास क्या बचेगा? HPO4-2 बचेगा। क्या ये सेकंड एम्फीप्रोटिक स्पीशीज नहीं है क्या? और सेकंड एम्फीप्रोटिक स्पीशीज की पीएच 5 की फॉर्म में अगर मैं निकालना चाहता हूं तो PK2 + PK3/2, इस तरह से क्या होगी? इसकी पीएच आ जाएगी। अगर मैं 6th केस की बात करता हूं, अब आपके पास में कौन सी स्पीशीज है? HPO4-2 है। फिर अगर ऊपर से NaOH बेस आ रहा हो तो लास्ट प्रोटॉन भी निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फॉस्फेट आयन। अब वही बात, अगर ये 5 और ये 10 हो तो ये 5 रिमेनिंग रहेगा और ये 5 बन जाएगा। क्या ये थर्ड बफर नहीं दिख रहा क्या आपको? देख लीजिए, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इस केस में पीएच जो 6 निकलेगी वो थर्ड बफर की पीएच निकलेगी PK3 प्लस लॉग ऑफ, इस बार सोल्ट का काम कौन कर रहा है? फॉस्फेट आयन। और एसिड का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। और लास्ट केस की अगर मैं बात करता हूं, 7th केस की मैंने बात करता हूं, तो लास्ट में अगर ये पूरे 10 हो जाते तो आपके पास केवल कौन सा आयन बचता है? स्पीशीज फॉस्फेट आयन बचता। क्या ये पॉलीवेलेंट एनायन वाला केस है? सारी चीजें आपको इसी वीडियो से समझ में नहीं आएंगी। आप मेरे पहले वाले वीडियो जरूर देख लेना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाले और बफर वाले, तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने पॉलीवेलेंट एनायन का पीएच कैलकुलेशन बताया हुआ है और मैं किस तरह से इसको डील करता हूं। अगर आपको याद हो तो मैं कहता हूं pH = 7 + ½ PKA3 + ½ log C। अब आप देख लीजिए, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में फास्फोरिक एसिड की रिएक्शन NaOH से करवा रहा हो तो आप समझ जा सकते हैं कितना ज्यादा सोच के आपको आंसर देना पड़ेगा। उन दोनों की रिएक्शन करवाने के बाद आपको देखना पड़ेगा रिजल्टेंट स्पीशीज कौन सी प्रेजेंट है। अगर रिजल्टेंट स्पीशीज की फॉर्म में एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस बचा हुआ है
तो फिर हम कहेंगे बफर का फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपको ये कहा हुआ है कि नहीं जी कॉन्जुगेटेड बेस ही बचा है खाली, तो फिर आप या तो एम्फीप्रोटिक वाला फॉर्मूला या सोल्ट वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। एक दो क्वेश्चंस के थ्रू मैं अपनी बात को क्लियर करना चाहता हूं। अब क्या केस आपको देता है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन किस तरह से वो करवा रहा है। चलिए मान लीजिए आपको कहता है फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द pH of solution on mixing following solutions। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी pH निकालनी है और जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं उनको मिक्स करने को बोल रहा है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन मैं अपनी बात खत्म जरूर करूंगा। मान लीजिए ये सॉल्यूशन है बेटा A और ये सॉल्यूशन है B। ये सॉल्यूशन है 300 ml ऑफ 0.2 m। मैं बताऊंगा किसका सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको बताया नहीं। ये है 200 ml ऑफ 0.3 m, ये फिक्स है। अब मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं कौन कौन से आपको लेने हैं। मान लीजिए आपको कहता है CH3COOH और यहां कहता है NaOH। मान लीजिए आपको कहता है CH3COONA और यहां दे रहा है HCl। मान लीजिए आपको कहता है वो NaH2PO4 Na2HPO4। मान लीजिए वो कहता है आपको H3PO4 और यहां कहता है NaOH। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सॉल्ट के तो बहुत सारे बन सकते हैं। मान लो मैं एसिडिक सोल्ट की रिएक्शन मैं चाहूं तो NaOH के साथ करवा सकता हूं। एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं फर्स्ट की बात करता हूं। अब एसिटिक एसिड और NaOH की आप रिएक्शन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे पहले तय कर लीजिए। मैंने आपको बफर के फर्स्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी कि जब भी आपको दो केमिकल को मिला के दे रखा हो, आप लोग पहले डिसाइड करेंगे वेदर दीज टू केमिकल्स आर गोइंग टू रिएक्ट और नॉट। पहला मान लीजिए आपने बोला नॉट, ये आपस में रिएक्शन नहीं करते, तो देखो ये जो मिक्सचर आपको दे रखा है कौन सा दे रखा है, तो जो भी मिक्सचर दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पीएच का फॉर्मूला निकालना है। मेरे 38 केसेस ऑफ पीएच कैलकुलेशन वीडियो के अंदर आपने सारी पीएच के केस, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे केस आपने देख रखे हैं। आप देख लेना कौन से मिक्सचर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ज्यादा चैलेंजिंग टास्क तब आता है जब आपके सामने जो केमिकल दिए होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करने का क्या रूल है? बिल्कुल सिंपल रूल है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन फास्ट होती है। सोल्ट भी ऑपोजिट नेचर के एसिड या बेस से रिएक्शन करता है, लेकिन जब दूसरा केमिकल स्ट्रॉन्ग होता है तभी करता है। अब यहां तो सिंपल रिएक्शन एसिड बेस की हमेशा करवानी है और जब आप करवाओगे तो अपनी कैलकुलेशन मिलीमोल्स में किया कीजिए, मोल की बजाय मिलीमोल्स में। आप कहेंगे मिलीमोल्स क्या होता है? मोलैरिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को मैं केमिकल के मिलीमोल्स कहता हूं, जिसमें मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया होता है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं 300 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 300, ये इसके मिलीमोल्स हैं। और ये दे रहा है आपको 0.3 इंटू 200, तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों के ही मिलीमोल्स जो आ रहे हैं वो कितने कितने आ रहे हैं बेटे? 60 मिलीमोल्स आ रहे हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और क्या बनेगा केमिकल आपका? सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। तो मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा, बस मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। 7 + ½ pKa + ½ log C से आप इसकी पीएच निकाल सकते हैं। सेकंड केस आपको देता है सोडियम एसिटेट और HCl का। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपस में रिएक्शन करेंगे क्या? सोच के बताइए। हाँ करेंगे बेटे। ये बेसिक नेचर का सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है एसिटिक एसिड और NaCl। NaCl की तो टेंशन वैसे आपको लेनी नहीं होती, मैंने आपको बता रखा है। NaCl तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, इसको तो वाटर की तरह ट्रीट किया करो। केमिकल में अगर NaCl बन रहा हो तो कोई टेंशन नहीं, पानी बन गया एक तरह से। तो मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं इसके कितने मिलीमोल्स थे? 60, इसके भी 60 थे। ये दोनों खत्म हो गए तो ये कितने बन गए? 60 मिलीमोल्स। अब आपके मिक्सचर में क्या है? केवल वीक एसिड है, तो आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे? केवल वीक एसिड का फॉर्मूला लगाएंगे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आपको दिख तो रहा है ये वाला मिक्सचर,
लेकिन जिन बच्चों को थोरोली नॉलेज होगी उनको पता होगा कि ये मिक्सचर रिएक्शन कर जाएगा और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। और आपको याद होना चाहिए वैसे तो एसिटिक एसिड के केस में हमने H पॉजिटिव कैसे निकाला था, √K/C, और इसका अगर आप माइनस लोग लेंगे तो बड़े आराम से आपकी क्या आ जाएगी, pH। तो एग्जांपल के तौर पर बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए ये दोनों हैं, अब मुझे बताइए ये तो बफर के कंपोनेंट है, ये तो आपस में रिएक्शन करेंगे ही नहीं, ये बफर के कंपोनेंट है, दोनों ही H+ देने को तैयार बैठे हैं। अगर नहीं करेंगे तो बफर का काम करेंगे, मिक्सचर है। और बफर कौन से वाला है, अब आप पहचानो। इसमें एक तो आपको दे रखा फर्स्ट एम्फीप्रोटिक और एक दे रखा सेकंड एम्फीप्रोटिक। तो मैंने आपको बोला था जो pH कैलकुलेशन है उसमें pKa, कौन से वाला A आएगा, K आएगा। जो एसिड कंटेंट होता है, कौन सा एसिड है, सेकंड वाला एसिड है। तो मैं क्या बोलता हूं, pKa2 प्लस लॉग ऑफ, इसके भी 60 हैं, इसके भी 60 हैं, तो एक तरह से आपका आंसर pK2 से डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो बहुत सारे केस हैं, इसी तरह से आप इसको भी करके, सबको करके देखेंगे और फाइनली आपकी pH कैलकुलेशंस आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको ये वीडियो से कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प मिली तो आप मुझे थंब इंप्रेशन से आप इसको बताइएगा। जितने ज़्यादा थंब इंप्रेशन मुझे मिलते हैं मैं मोटिवेट होता हूँ उसी टॉपिक पे और रिफाइंड वीडियो बनाने के लिए। आज का ये मेरा वीडियो मेरा 100th वीडियो है। आज मैंने अपने 100 वीडियो कंप्लीट किए हैं 110-11 दिन के अंदर ही। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मैं आगे भी इसी तरह के हाफ एन आवर की वीडियो रिलीज़ करता रहूँगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसकी हेल्प मिलती रहेगी। और कोई भी डिजायर्ड टॉपिक आपको मेरे से करवाना हो, मेरे से पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज दीजिए कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको उस पर वीडियो बनाने के लिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।